नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जहां पर 2014 के बाद या फिर हम कह सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव चल रहे हैं, जहां पर घाटी की 47 और जम्मू संभाग की 43 सीटों पर मतदान चल रहा है। पहले चरण का मतदान जो है वो 24 सीटों पर हुआ और दूसरे चरण का मतदान जो कि कल होने वाला है और उसके बाद में आखिरी और अंतिम चरण, तीसरा चरण, उसके चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। तो पहले चरण का जो चुनाव प्रतिशत था वो 61% रहा और कई जगह पे खबरें आई। एक अनंतनाग को अगर हम छोड़ दें, वहाँ पर 46% के आसपास जो है वो मतदान प्रतिशत रहा। इसके अलावा बाकी सभी जगहों पर हमने देखा कि यहाँ पे चुनाव का प्रतिशत बढ़ा है। अब चुनाव प्रतिशत बढ़ने के साथ में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो दूसरी बार जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट था कि 370 को वापस कोई नहीं ला सकता, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा दे। लेकिन आपको पता होगा, इससे पहले कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया और दोनों पार्टियों का मुद्दा यही था। आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे तो उसमें भी यही था कि धारा 370 को वापस लाना। और आपने ये भी देखा कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे, जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने लंदन टॉप को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में अगर आप देखोगे तो उसमें भी उमर अब्दुल्ला जो है वो 370 के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं। और उनका यह मानना है कि जैसे धारा 370 संसद से जो है वो हटाई गई थी, ठीक वैसे ही उसको वापस भी लाया जा सकता है, मतलब वो नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये उतना ही मुश्किल है, आप इसको समझोगे तो आप देखिए कि धारा 370 को हटाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, अब चाहे वो गेम खेला हो, चाहे प्लानिंग की हो, और बड़ी प्लानिंग के बाद पहले पीडीपी के साथ गठबंधन करना, फिर उस गठबंधन को तोड़ना, फिर सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाना, और उसके बाद में जिस तरीके से संसद में उसको पेश किया, राज्यसभा में बहुत ही चालाकी के साथ विपक्ष के सांसदों को जो है वो बाहर भेजा गया। तो क्या इस तरीके की राजनीति करके या इस तरीके की चालाकी के बाद, पहला सबसे बड़ा मुश्किल काम कि क्या ऐसी स्थिति संभव हो सकती है कि केंद्र और जम्मू कश्मीर दोनों में एक ही पार्टी की सरकार हो? तो ये भी जो है वो होता हुआ आने वाले समय में तो जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उमर अब्दुल्ला की ये जो है बयान, ये बौखलाहट दिखा रहा है और चुनाव के प्रथम चरण को देखने के बाद में नज़र भी यही आ रहा है। और इसकी बड़ी वजह जो है, अगर हम बड़ी वजह को समझें तो आपने देखा होगा इंजीनियर राशिद वह शख्सियत है जो जम्मू कश्मीर को, इस वक्त जम्मू कश्मीर के चुनाव को पलटने की अपनी जो है वो हिम्मत रखता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आरोप उसके ऊपर भले ही जो है वो आपको पता होगा आतंकवाद के लगे हुए हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उसके पीछे की बड़ी वजह है जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव जीतना। अब वो जेल में नहीं है, उनको जमानत हो गई है और जमानत में बाहर आने के बाद में जिस तरीके से एग्रेसिव उसका जो भाषण है, उससे तो यही लग रहा है कि वो बड़ी बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने के लिए अकेले ही जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बड़ा इशारा उन्होंने ये भी किया है, वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ में गठबंधन कर सकते हैं। अब वो पार्टी जो है वो कोई भी पार्टी हो सकती है, वो पीडीपी हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके के मजबूत इरादे पहले ही दिखा दें और उसके बाद में निर्दलियों का समर्थन, आपने देखा होगा जमात इस्लामी, उसके जो कैंडिडेट है वो भी चुनावी मैदान में है, इसलिए ये स्थिति और विकट हो जाती है। क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो झटका लग रहा है वो, जहाँ तक अभी पहले चरण के चुनाव के बाद में और उमर अब्दुल्ला की और फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट से साफ नज़र आता है कि ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो बड़ा झटका साबित हो सकता है।
और उसके पीछे जो है वो बड़ी वजह है इसका। आपको ने ये भी देखा होगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के कैंडिडेट को, या हम कहें कि उनके बेटे को, लोकसभा चुनाव हराना, ये भी अपने आप में, और वो भी जेल में रहते हुए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राशिद इंजीनियर पूरे तरीके से ग्राउंड रूट से जुड़े हुए नज़र आते हैं। और ग्राउंड रूट से जुड़ा हुआ नेता, और जैसे उनके 2 से 4 आपने देखा होगा मीडिया चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यू भी हुए, और जिस तरीके की वो तहरीर या हम कहें कि भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे अब ये साफ तौर से नज़र आ रहा है। लेकिन और फिर उसके बाद में आपने ये देखा, ये एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग जिसको शायद हमें जो है वो इस भाग में सम्मिलित ज़रूर करना चाहिए, और वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आना और वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ सहमत होना, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात जो है वो इस चुनाव में सामने आई है। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 2 पार्टियां ही नहीं बौखला रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ तौर से देखी जा सकती है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसका समर्थन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इनकी बौखलाहट की सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है, वो चिंता का विषय यह है कि 10 साल में जिस तरीके से आपने देखा, जब से 370 हटा है, अगर हम उसके बाद के भी अगले पिछले 5 साल की अगर हम बात करते हैं, तो पिछले 5 साल में जिस तरीके से पत्थरबाजों की जो घटनाएं सामने आ रही थी, उनमें कितनी कमी आई है। लेकिन उससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि पहले चरण का चुनाव जो है वो शांतिप्रिय निकल गया। अब हम इसको चाहे सुरक्षा का हम जो है वो चाहे मुद्दा मान लें कि जिस तरीके से जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, आतंकवाद में कमी का एक मुद्दा जो है वो भी हम ले सकते हैं, कानून व्यवस्था जो है वो उसको भी हम ले सकते हैं। तो एक चीज़ तो जो है वो साफ तौर से नज़र आती है कि सबसे बड़ी बौखलाहट का जो कारण है वो यही है कि आखिर ये शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो हो कैसे गया। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वो दावे करती है कि उन्होंने कश्मीर में जो है वो काफ़ी बदलाव किया है, तो फिर ये इसके ऊपर जो है वो स्टाम्प का काम करती है। दूसरा, शांतिप्रिय चुनाव के साथ में वोट परसेंटेज का बढ़ना। तो वोट परसेंटेज का बढ़ने का मतलब है कि अब वहाँ के लोग जो है वो कानूनी प्रक्रिया में विश्वास करने लगे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी फिर जो है वो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जाता है। क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना जा सकती, ये जो है वो साफ तौर से आपने देखा होगा, कई न्यूज़ चैनल्स वगैरह लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो उससे जिस हिसाब से मिलीजुली प्रतिक्रिया आती है, उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहाँ पे सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन ये बदलाव के पीछे का कारण तो वो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलकर चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो कैसे जिस भी तरीके से, चाहे वो बदलाव चाहते हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास हुआ है, तो ये एक जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ एक्स फैक्टर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे कारण हैं जिससे पाकिस्तान और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि दोनों के सुर में सुर जो है वो पाकिस्तान मिला रहा है, और अगर यहाँ पे सरकार बनती है और विकास कार्य, अगर विकास के कामों में अगर जो है वो वृद्धि हो जाती है, तो उसके बाद में पाकिस्तान की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि पाकिस्तान में फिर पीओके उसके हाथ से जो है उसको जाता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि फिर वहाँ के लोग जो है वो भी इसी तरीके का जो है वो लोकतंत्र चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और जहाँ पे इन परिवारों की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने दूसरी रैली में भी हमने देखा कि जिस तरीके से लाल चौक के ऊपर शांति है, या नरेंद्र मोदी के भाषण को हम सुनेंगे, तो उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने तीनों परिवार को टारगेट किया गया था, और 370 जो कि एक टेम्परेरी पार्ट था, लेकिन उसमें जिस तरीके के जो प्रावधान रखे गए थे, उससे जम्मू कश्मीर को सीधे और तौर पे मुख्य धारा में लाना जो है वो बड़ा मुश्किल था। और ऐसा क्यों हो सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से उसमें प्रावधान थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी स्टेट में जो प्रॉपर्टी खरीद सकता था। कोई भी बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का लड़का किसी भी बाहरी स्टेट की किसी भी लड़की से जो है वो शादी कर सकता था। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो मुख्य धारा से अलग, जो जिसको हम कहें कि देश को बांटने वाला एक जो तरीका था, उसमें शामिल थी।
और उससे भी बड़ी बात, 2 झंडे, 2 संविधान, ये तो हम सब ने देखा। लेकिन अब और एक और बात सबसे बड़ी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाने वाला जो पैसा था विकास कार्यों के लिए, अगर कोई वहाँ का नेता करप्शन में अगर उसको ख़त्म कर देता है तो उसके ऊपर कोई भी जांच एजेंसी जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती थी। ये एक सबसे बड़ा जो है वो फैक्टर था, और यही एक वजह थी कि जम्मू कश्मीर में अब तक जो है वो विकास का मॉडल या विकास कार्य जो है वो ज़्यादा उस रफ्तार से नहीं चले जिस रफ्तार से उसको चलना चाहिए था। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों परिवारों को टारगेट पे रखा। अब दूसरे चरण का चुनाव, कल आपको पता होगा राहुल गांधी ने भी रैली की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला भी बोला था। लेकिन अब चुनाव का जो परिणाम है वो 8 अगस्त को आएगा, तो 8 अगस्त को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो है वो किस तरह की लहर चल रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।